5 राउंड। तो रोल नंबर वाइज शुरू करें स्टोरी सुनना कि कोई अपने आप से बोलेगा कि हाँ? मैं अपने आप से। हम रोल नंबर वाइज। रोल नंबर वाइज। रोल नंबर वाइज। ओके, रोल नंबर वाइज कर देंगे। चलो, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को। चलिए, तो सबसे पहले नंबर अखिल का ही है। तो सबसे पहला नंबर अखिल है। मेरा तैयार नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ लिख देती हूँ अखिल का नाम। इससे क्या रहेगा कि मैं एक बार इनसे पूछ चुकी हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा दी। दूसरा आ रहा है अंकुश यादव। यस मैम। तैयार है अंकुश? यस मैम, तो तैयार। देखिए, स्टोरी सुनाने के लिए आपको ना ओके, सुनाने के लिए ठीक है, सुनाने के लिए ठीक है। स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, उसका कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं कि आपने स्टोरी कैसे सुनाई है ना, उसका भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए, ये जो मैं बोल रही हूँ वो टाइप हो रहा है, क्यों ऐसा, कहाँ से? मैम आपने टर्न ऑन कैप्शंस पे क्लिक कर दिया होगा। मैम आप उस पे टर्न ऑफ कैप्शंस नीचे ऑप्शन होगा, उस पे वापस क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। ओके ओके, अच्छा, जो मैं बोलूंगी वो टाइप, आप लोग बोलेंगे वो भी टाइप हो गया। हाँ चलिए, हो गया क्लियर। थैंक यू बेटा। चलिए, तो अंकुश यस मैम। चलिए, स्टार्ट, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। अंतरिक्ष पार की दुनिया, सच या कल्पना। अंतरिक्ष पार की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसे कुछ लोग सच तो कुछ लोग कल्पना मानते हैं, और कई लोग यूएफओ एलियन के बारे में बातें करते रहते हैं। मेरे देखिए, प्लीज बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। हाँ बोलिए। मैम ये आपने ये तो निबंध के लिए कहा था मैम, आपने तो कहानी के लिए परिस्थितियों का सामना कैसे करे वो वाली कहानी बताई। ये पूरा आई गई। ओके 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 अंकुश, ये तो मैं, हाँ मुझे याद आ गया, ये तो मैंने उसके लिए दिया था, निबंध के लिए। यदि ऐसा कुछ है, कोई बोल रहा है ना, तो पीछे मुझे सिर्फ मैसेज करना। अंकुश। यस मैम। कहानी तो मैंने अलग दी थी, कठिन परिस्थितियों से जीतकर सफलता को प्राप्त करने वाली कहानी थी। वो तैयार किया आपने? मैम अभी नहीं है। ओके, चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद अरमान, आपकी तैयार है? नो मैम, अभी तैयार नहीं है। ओके, शहीद, मैं नाम भी लिख रही हूँ। शहीद, आपकी तैयार है? मैम नहीं है। मैम नहीं है। ओके, इसके बाद शहीद के बाद नाम आ रहा है करण। करण, आपकी स्टोरी तैयार है? मैम क्या? स्टोरी करण। नो मैम। ओके, चलिए, करुणा, आपकी स्टोरी तैयार है? हाँ करुणा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी स्टोरी तैयार है करुणा? यस या नो, जो भी बोलना है बोलिए। चलिए, शायद उसको कुछ प्रॉब्लम है। बोलिए करना, बोलना है कुछ? ओके, कृतिका? नो मैम। ओके, मनु? मैम तैयार नहीं है अभी। अच्छा, मैंने सोचा तैयार है। निनांशा? यस मैम। तैयार है आपकी? यस मैम। चलिए, सुनाना शुरू करिए। ओके, चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है, स्टार्ट करिए। एक लड़की थी, उसका नाम राधा था। उसके माता पिता खेती करते थे। उसके 7 भाई थे।
और वह सबसे छोटी थी अपने परिवार में। उसके उसके सारे भाइयों को स्कूल पढ़ने भेजा जाता था, परंतु उससे बस घर के काम और खेती में मदद ली जाती थी। उसका पढ़ने पढ़ने लिखने का बहुत मन था, परंतु उसके माता पिता उसे स्कूल नहीं जाने देते थे। उसे जब भी वक्त मिलता वह अपने भाइयों की किताबों से पढ़ती थी। वह अपनी सहेलियों से किताबें लेती थी और उनसे पढ़ती थी। फिर वो बहुत पढ़ती गई और अब जो भी उसके भाइयों की समस्या होती थी वो भी हल कर देती थी। जो भी उसके भाइयों को सवाल मिलते थे वो भी उसका सॉल्यूशन भी वो बता देती थी। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद जब उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात करी कि मुझे पढ़ना है, तो फिर उसके माता पिता ने कहा हम तुम्हें बस एक ही शर्त में पढ़ने देंगे, जब तुम पढ़ोगी लेकिन हमारी मदद भी करोगी खेती में और घर के कामों में। तो फिर राधा ने बोला कि मुझे ये मंजूर है, बस मुझे पढ़ने दीजिए। फिर अगले दिन से वह स्कूल जाने लग गई और उसका अगले दिन से वह स्कूल जाने लग गई। फिर स्कूल से आकर वह अपना गृह कार्य करती और फिर खेती करने जाती। वह बहुत थक जाती थी पूरे दिन काम कर कर, परंतु उसे पता था कि उसे पढ़ना है। फिर जब वह पढ़ती गई और उसने अपना कॉलेज भी ख़त्म कर लिया पढ़कर, तो वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनी और डॉक्टर बनकर उसने अपना हॉस्पिटल खोला और जो जितने भी वो पैसे कमाती उससे उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला जिससे सारे बच्चे पढ़ सकें और उसकी तरह बड़ा कुछ बन सकें। ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, कोशिश अच्छी रही, बहुत अच्छी रही कोशिश आपकी। चलिए, और टाइमली हुआ है, ये भी एक बहुत मुख्य बात है। चलिए अब आते हैं। मैम, हाँ बोलिए। मैम अगर मैम ये वाली टॉपिक है तो मैम मेरे पास भी एक कहानी है। अभी आपका टर्न निकल गया है, अब जब आपका टर्न वापस मैं एक बार सारे बच्चों को लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद पूछती हूँ आपसे, ठीक है। निनांशा, नियति। यस मैम, तैयार है। ओके चलिए, सुनाना तैयार करिए, तो सुनाना शुरू करिए, सॉरी। एक बार एक बायोलॉजी टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था कि एक कैटरपिलर किस तरह तितली में बदल जाती है। उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि अगले कुछ घंटों में तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए छटपटाएगी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तितली को बाहर निकलने में कोई उसकी मदद ना करे। इतना कहकर वे बाहर चले गए। स्टूडेंट्स जिस बात का इंतजार कर रहे थे वही हुआ। तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। यह देखकर एक बच्चे को बड़ी दया आई। उसने टीचर की बात की परवाह किए बगैर तितली की मदद की, जिससे तितली को संघर्ष नहीं करना पड़ा और वह आसानी से बाहर निकल आई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तितली मर गई। जब टीचर लौटे तो उन्हें पूरी घटना बताई गई। टीचर ने उस बच्चे को समझाया कि उसने तितली की मदद करने के बजाय उसे मार दिया, क्योंकि कुदरत का यही उसूल है कि कोकून से बाहर निकल आने में जो संघर्ष तितली करती वही उसे उसके पंखों को मजबूत बनाता। बच्चों ने उसका संघर्ष छीन लिया, इसलिए तितली मर गई। इसी सिद्धांत को अपने जीवन पर भी लागू करें। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं होता। हम ना चाहते हुए भी अपने प्रियजनों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम संघर्ष के बिना ही हासिल करना चाहते हैं और उसे महरूम कर देते हैं। शहीद क्या बोल रहा है, बोलो। शहीद क्या बोल रहा है, बोलो। मैम मुझे मैम वो हाँ
स्टोरी मैम वो मुझे मिल नहीं रहा था मैम। क्या नहीं मिल रहा था? मैम जिस रजिस्टर में मैंने वो मैम लिख रखी थी स्टोरी मैम। ओके, कोई बात नहीं, हमने तो बोल दिया ना आपको कि अभी मैम अब मिल चुकी है मैम। मैम अब ढूंढा तो मिल गया मैम। हाँ तो ठीक है, अभी आप ये टर्न शुरू हो गया है तो एक बार नीचे तक जाएगा, वापस आएगा, फिर आपको सुना सकते हैं। ठीक है, पलक, यस थैंक यू मैम। पलक, पलक आपको कहानी सुनानी है? पलक आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। आपकी तैयार है कहानी? नो मैम। प्रखर, आप लोग अपना थोड़ा सा वीडियो ऑन करो, जरा वीडियो ऑन करो सारे बच्चे, वीडियो ऑन करो। हाँ, थोड़ा वीडियो ऑन करके रखा करो। हाँ चलिए, अगला नाम मैंने किसका लिया? प्रखर, आपकी स्टोरी तैयार है अभी भी? हाँ ओके, कोई अभी आवाज ही नहीं आ रही। प्रणव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रणव, प्रणव प्रधान। यस मैम, मेरी तैयार है स्टोरी। हाँ तो सुनाइए, चलिए। मैम स्टार्ट करूं? हाँ सुनाइए, स्टार्ट करिए। बहुत पुरानी बात है कि किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। राजा ने एक बार अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लेने के लिए जो राज्य से बाहर जाने वाला रास्ता था वहां पे एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। एक उसी सुबह जब लोग वहां सड़क से निकल रहे थे तो उनने देखा इतना बड़ा पत्थर है और सबको बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन किसी ने भी वह पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। राजा वहां पर सब कुछ छुपकर देख रहा था। कुछ देर बाद उसके राज्य के मंत्री भी आए और अन्य बड़े धनी लोग भी आए, लेकिन किसी ने भी वह पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। फिर एक गरीब किसान जो अपनी सब्जी का गट्ठर रखा हुआ था, उसने जब वह पत्थर को देखा तो उसने अपनी सब्जी को नीचे उतारा और उस पत्थर को पूरी ताकत से हटाने की कोशिश की और कुछ समय बाद वह सफल हो गया। फिर उसने जब अपनी सब्जी की टोकरी उठाई तो उसने देखा किसी ने उसके लिए 1000 सोने के सिक्के रखे हुए थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परेशानी भी कभी कभार अच्छा अवसर लेकर आती है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वह यह समझ नहीं पाते और अवसर खो देते हैं। वहीं अच्छे सोच के व्यक्ति चुनौती स्वीकार करते हैं और अवसर का लाभ उठाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला है प्रिंस। प्रिंस मीना, आप मुझे सुन रहे हैं? प्रिंस, आपको मेरी आवाज आ रही है? नो रिस्पॉन्स। मुझे लगता है वो होगा ही नहीं वहां पर, वो मीटिंग में ज्वाइन होकर भी चला गया होगा। टीचर का जवाब नहीं यस देता मैम, मैम कोई भी उसको बुलाता है वो जवाब देता ही नहीं है किसी को। ओके ओके। प्रिंस, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपना वीडियो ऑन करो, माइक ऑन करो। राज, राज आपने तैयार किया है स्टोरी? नो मैम। ओके। ऋषिका? नो मैम। समृद्धि? यस मैम। ओके, चलिए सुनाइए आप। मोहन एक मनबुद्धि बालक था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर था। इसी वजह से उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। कोई उसे मनबुद्धि कहता था तो कोई उसे मूर्ख कहता था। उसके सभी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वह आगे की कक्षा में पहुंच गए, लेकिन बालक मोहन एक ही कक्षा में कई साल तक अटक गया। उसे पढ़ाई लिखाई समझ नहीं आती थी। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से शिक्षक उसे पसंद नहीं करते थे। अंत में उसे विद्यालय से यह कहकर निकाल दिया गया कि
वह पढ़ने लिखने में असमर्थ है। इसके बाद निराश हुए माता पिता ने मोहन को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया, यह सोचकर कि वहां पर वो पढ़ाई लिखाई में समर्थ हो जाए। लेकिन वहां भी मोहन का पढ़ाई में वैसा ही हाल था जैसा विद्यालय में था। शिक्षक और सहपाठियों के तानों से परेशान एक दिन मोहन कड़ी धूप में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे बहुत तेज प्यास लगी। मोहन ने अपने आसपास देखा तो दूर एक कुआं नजर आया। मोहन उस कुएं के पास पहुंचा। वहां मोहन ने देखा कि कुएं की जगह पर रस्सी की रगड़ से पत्थर पर भी निशान बना दिए हैं। इस घटना से मोहन के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे समझ आ गया कि रस्सी की लगातार रगड़ से जब पत्थर में भी लकीरें पड़ सकती है, तो अगर वह बार बार अभ्यास करे तो वह पढ़ने लिखने में समर्थ क्यों नहीं हो सकता। उस दिन के बाद मोहन का जीवन एकदम बदल गया। वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा। गुरुजी जो सिखाते मोहन उसे ध्यान से सुनता, अपना पाठ याद करके सबसे पहले सुनाता और वह उस कक्षा में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बालक बन गया। बहुत जल्द मोहन एक मूर्ख बालक से बुद्धिमान बालक बन गया। ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। संजय, संजय आप सुन रहे हैं मुझे? स्टोरी तैयार है आपकी? अभी तैयार नहीं की मैम, मेरे को पता नहीं था स्टोरी के बारे में। पिछली बार आपने क्लास अटेंड नहीं की थी? नो मैम। ओके। सर्वज्ञा? नो मैम, अभी पूरी तैयार नहीं हुई है मैम, थोड़ी लिखी है अभी तो। ओके। सत्यम? सत्यम? प्रिंस मीना एक और दूसरी जगह से भी ज्वाइन कर रहा है, एक जगह तो है ही इसका नाम। सत्यम आप मुझे सुन रहे हैं? कुछ तो बोलो। नहीं की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ तो बोल तो रही नहीं हूँ। वेद? नो मैम। वेदांती? ओके, बोलना भी पसंद नहीं कर रही है वेदांती, सिर्फ मैसेज भेज रही है कि नो मैम। चलिए, अभी मुझे अखिल और चहित ने बोला। चलिए अखिल। मैम मुझे भी बोलनी है मैम। आपको मैं बुला गलती रहे से थे? हो गया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो पहले अखिल, फिर चहित, फिर प्रखर, तीनों लोग सुनाएंगे। चलो मैं शुरू करूं? शुरू करो। मैम मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ मैम, वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में है। शुरू कर सकता हूँ मैम। उनका जन्म बहुत बेहद गरीबी में निकला था। उनके पिता किसान और एक बढ़ई का काम करते थे, और वो कभी चाहते नहीं थे कि उनका बेटा पढ़ाई करे। उनके अलावा उनकी एक बहन थी, और लिंकन के बाद उनकी माँ को एक और पुत्र हुआ, लेकिन वो जन्म में ही वो मर गया। जब लिंकन 9 साल के थे तो उनकी माँ गुजर गई, और फिर सारा घर का बोझ उनकी बहन सारा पर आ गया, और तब उनकी एज महज 11 साल थी। तब उनके पिता ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली, और उस दूसरी औरत ने लिंकन को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। और लिंकन हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलते थे कि आज मैं जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया, वो इतने गरीब थे कि उनके पिता उनको स्कूल भी नहीं भेज पाते थे, और वो दूसरों की किताबों से पढ़ते थे। कुछ साल बाद उनकी एक दुकान में नौकरी लग गई, और उनको थोड़ा पढ़ने लिखने का भी समय मिलता गया। फिर उनको पता चला कि उनके बगल वाले घर में, उनके बगल वाले सड़क पे एक रिटायर्ड जज रहते हैं, और जिनके पास बहुत सारी किताबें हैं। तो लिंकन ने अपने बढ़ई के एक्सपीरियंस से एक नाव बनाई, और फिर अब वहां जज तक पहुंच गए। जज तक पहुंचने के बाद लिंकन ने उनसे अनुरोध किया कि वो उनको अपनी किताबें दे दें। जज भी उनकी मेहनत को देखकर प्रसन्न हुए, पर उन्होंने बोला, पर उनके घर पे जो काम करते थे वो नौकर कहीं बाहर गए थे, तो उन्होंने लिंकन को बोला कि तुमको मेरे घर पे काम करना पड़ेगा, जिसको लिंकन ने खुशी खुशी स्वीकार दिया।
फिर लिंकन उनके घर के सारे काम करते थे और उनको पढ़ाई करने का भी मौका मिलता था। कुछ साल बाद उनके गांव में उनको किसी गांव में पोस्ट मास्टर की नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ सालों बाद ही उन्होंने वो छोड़ के लॉयर की नौकरी शुरू कर दी। और वो इतने दयालु थे, एक बार कहा जाता है कि किसी वृद्ध महिला की जगह पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपने साथी लॉयर के साथ उन गुंडों को हटवाया और उसको उसकी जमीन वापस दी। और जब उसके साथी लॉयर ने उसको बताया कि महिला ने सारे पैसे दे दिए हैं, तो लिंकन ने बोला, तुमने उसके पैसे कैसे स्वीकार कर लिए? वह इतनी गरीब है कि वह इतनी गरीब है कि खुद के लिए खाना भी नहीं खरीद सकती। अगर तुमको पैसे लेने हैं तो तुम अपने हिस्से का ले लो और मेरे हिस्से को उसको वापस कर दो। यही सुन के कुछ सालों बाद उनके लॉयर ने उनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखने का सोचा। उस साल वो कुछ स्लेव प्रथा चल रही थी, जिसके अंतर्गत काफी सारे मजदूरों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। बहुत बार लिंकन को हार मिली, पर बाद में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जिसमें उनकी जीत हुई। और राष्ट्रपति बनने के बाद ही उन्होंने दास प्रथा को पूरी तरह से जड़ से मिटा दिया फिर एक दिन जब वो किसी थिएटर में फंक्शन के लिए गए थे, तब किसी एक्टर ने उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी। कि व्यक्ति अपनी कठिन परिस्थितियों से न घबराकर उनका सामना करता जाए तो निश्चितता है वो सफलता को प्राप्त करता है। हाँ, शहीद यस मैम, स्टार्ट। मैम स्टार्ट करूं? करिए, स्टार्ट। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा रमेश दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते रमेश विरोधी दल पर भारी पड़ रहा था। तभी अचानक दोनों दल में कहासुनी हो गई। दूसरे दल का एक बड़ा लड़का रमेश के पास आया और उससे बोला, नौकर का लड़का नौकर की तरह ही मैम बिहेव को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, नौकर का लड़का नौकर की तरह ही व्यवहार करेगा। इस पर रमेश कुछ असहज और घबरा जाता है। यह बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है। इस बात को वह कभी भूल नहीं पाया। बड़ा होकर रमेश ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। अब वह नौकर नहीं बल्कि मालिक था। उसके साथ कई छोटे बड़े कार्य करने वाले लोग थे। एक दिन जब वह लिफ्ट से नीचे उतर रहा था, तो देखता है एक पढ़ी लिखी महिला जो अभी बड़ी गाड़ी से उतरी है, वह सुरक्षा में तैनात महिला गार्ड को अपशब्द और गाली गलौज कर रही है। महिला गार्ड अपनी सफाई देने का प्रयास कर रही है, किंतु इसका प्रभाव धन के नशे वाली महिला पे नहीं पड़ा। तभी रमेश की आंखें महिला गार्ड के साथ खड़े लड़के पर पड़ी, जो उसकी माँ के पीछे सहमा सा डरा हुआ खड़ा हुआ था। उसके लड़के को देखकर रमेश को बचपन की याद आ जाती है। जब वह खेल रहा था तो किसी ने कह दिया था कि नौकर का लड़का नौकर बनकर रहे। उसे महसूस हुआ, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अचानक उसकी आंखों के सामने यह दृश्य आ गया और उसकी आंखें नम हो गई। तो यहाँ पर कठिन परिस्थितियों में कैसे उसने सामना किया और यस मैम, आगे एक नए मुकाम पर पहुंचा। मैम उसके पिता नौकर थे, तब भी उसने मैम पढ़ाई लिखाई की और मैम वो परिस्थितियों का सामना करते हुए एक मुकाम उसने हासिल किया। यस प्रखर। यस मैम। हाँ, सुनाइए प्रखर आप। यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम राम था। जब वह पैदा होने वाला था तो उसके माँ बाप ने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा था कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा और एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा। पर दिक्कत यह थी कि वह नीची जाति के लोग थे।
और उस समय और उस जगह लोगों का यह मानना था कि जो नीची जाति के लोग हैं या फिर जो दलित लोग हैं वह दास की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और फिर उसके माता पिता ने भी यह बात मान ली। पर फिर जब वह पैदा हुआ तो वो बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। पर जब वह विद्यालय जाता था तो सब लोग उस पे हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसे मारते थे और उससे अपना काम कराते थे, इसलिए क्योंकि वह नीची जाति का था। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब वह अपने पुस्तकालय में गणित की पुस्तक ढूंढ रहा था, तभी उसके सर पर एक पुस्तक गिरती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, पर जब वह उस पुस्तक को देखता है तो वह पुस्तक जगजीवन राम जी की होती है, जो कि हमारे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और जब उसने वह किताब पढ़ी तो वह जगजीवन राम जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और वह भी उनकी तरह बनना चाहते थे। और अब उसने भी ठान ली थी कि अब उसे भी एक अच्छा इंसान बनना है और देश के लिए कुछ करना है। पर फिर जब ये बात उसने अपने शिक्षक को बताई तो उसके शिक्षक ने उसे बोला कि क्या तुम्हें पता है, अगर ये तुम बात सबको बताई तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। फिर उसने बोला कि दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिर क्या था, फिर वह धीरे धीरे मेहनत करने लग गया। पर जितनी ज्यादा वो मेहनत करने लग गया और जितनी ज्यादा सफलता प्राप्त करता गया, उतने ही ज्यादा लोग उससे नफरत करने लग गए, क्योंकि लोगों का मानना था कि यह लोग प्रधानमंत्री या फिर देश के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद उसके उसके ऊपर बहुत सारे हमले हुए, उसे लोगों ने धमकाया कि तुम यह काम छोड़ दो, पर तब भी उसने उनकी बात नहीं मानी। एक समय ऐसा आ गया था जब उसे भी लगने लग गया कि अब तो मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए। पर फिर उसने सोचा कि नहीं, अब मुझे वापस इन सब लोगों को अनदेखा देना चाहिए और फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर वह दिन दूर नहीं था जब वो अपने देश के लिए कुछ करे और आखिर में वह इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। कौन था वो प्रधानमंत्री, नाम बोलो। मैम फिक्शनल स्टोरी है मैम, ऐसी मन से बना दी। ओके, चलिए देखिए, आप सब लोगों ने स्टोरी सुनाई। कुछ जैसे प्रखर थोड़ा एक उसमें था, लेकिन सामान्यतः ज्यादातर लोगों ने ऐसे लगा जैसे रीड कर दिया। किसने स्टोरी सुना रहे थे? हाँ, प्रखर कौन सी स्टोरी सुना रहे थे आप? प्रणव, आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। आपने स्टोरी कौन सी सुनाई थी? मैम स्टोरी का कोई नाम नहीं था। नहीं, क्या स्टार्टिंग बताओ तो मुझे याद आएगा, फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। मैम राजा वाली। मैम एक राजा था। ओके मैम उसने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए एक रास्ते में याद आ गया मुझे, ठीक है। अब देखिए, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक वो सुनाई जा रही है। अब देखिए स्टोरी सुनाना, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। उसमें भी ऐसा ही है कि व्यक्ति अब जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ हो सकता है अगले पार्ट के लिए भी वो उससे रिलेट कर दे। देखिए, एक समय की बात है, एक हीरे का व्यापारी था। अब हीरे का जो व्यापारी था उसके एक लड़का था और उसे हीरे की कोई भी परख नहीं थी, कोई भी परख नहीं थी उसको हीरे की। इस बात से व्यापारी बहुत दुखी था। अब उसने क्या सोचा कि मैं सारा कुछ हीरा इसको दे दूंगा तो ये तो उसको पत्थर समझ के फेंक देगा, उसे क्या फर्क पड़ता है हीरा है कि पत्थर। इसलिए उसने क्या किया, सारे हीरे लेकर एक जगह पर बंद कर दिए और एक दो हीरे निकाल लिए और अपने बेटे को बोला कि देखो, मेरे मरने के बाद इन दो हीरो से ही आपको अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। तो इसमें से भी एक असली है और दूसरा नकली है, ये बात ध्यान रखना है। अब मेरे पास और कोई संपत्ति नहीं है, मेरा सब कुछ नष्ट हो चुका है,
मेरे पास सिर्फ यही 2 हीरे। अब देख लीजिए कि जीवन में कैसे इस हीरे का यूज करोगे। अब इनमें से भी एक असली और एक नकली है। ऐसे कहकर वो हीरे का व्यापारी मर गया। अब वो जब मर गया तो उसके बेटे को ये लगा कि वाकई में क्या मैं इस एक नकली और एक असली हीरे में से किसको बेचूंगा जिससे मुझे पैसा मिलेगा और मैं अपना जीवन शुरू कर पाऊंगा। नहीं, अब तो मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका। अब उसने सोचा फिर मुझे क्या करना चाहिए। उसने दोनों हीरों को एक उसमें बंद कर दिया डिब्बे के अंदर। और कहाँ पहुंच गया, उसे लगा कि यदि मैंने अब हीरे की पहचान नहीं की तो मेरे हाथ से 100% जो असली हीरा है वो भी निकल जाएगा। तो सीधा कहाँ गया, हीरा कहाँ से मिलता है बता सकते हैं? जौहरी के पास से। हाँ? नहीं, खदान। कहाँ हीरा का जो मूल रूप होता है वो किस रूप में मिलता है हीरा बता सकते हैं? कोयला। 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 हाँ, खदानों में मिलता है। तो उसने सोचा वहां तो मजदूर वर्ग काम करता है, लेकिन इससे तो मैं तो इतने बड़े हीरे के व्यापारी का बेटा, और यदि मैं वहां गया और मैंने किसी खदान के मजदूर से पूछा कि इसमें से असली कौन सा है नकली कौन सा, तो वो निश्चितता मेरा मजाक उड़ाएंगे। बोले देखो, एक व्यापारी हीरे का इतना पारखी और उसका बेटा जिसे हीरे की पहचान तक नहीं है, और वही बिना पढ़े लिखे मजदूर हीरे की पहचान कर लेते हैं। तो उसने सोचा कि निश्चितता मुझे क्या करना चाहिए, हीरा नहीं करके खदान में जाकर पहले हीरे की पहचान करनी सीखनी पड़ेगी। तो वह हीरे की पहचान करने और सीखने के लिए कोयले की खदान में गया, जहां पर उसे बहुत कठोर मेहनत करनी, परंतु धीरे धीरे कुछ समय के बाद वह हीरे की परख करना सीख गया। जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि ये असली है और ये नकली है। अब उसको क्या हो गया, इस बात का भी उसे बहुत घमंड हो गया कि मैं हीरे की पहचान करना जानता हूं। फिर उसके दिमाग में ना एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि क्यों ना हम एक देश के सैर पर निकले देशाटन के लिए, और देशाटन के लिए निकलकर हम सबसे पहले उस हीरे को ही पहचान लोगों से देखें कितने लोग पहचान पाते हैं। अब वो एक राजा के राज्य में गया। राजा बड़ा हीरों से लदा वदा बैठा हुआ था और सुंदर से सिंहासन पर, जिसमें भी बहुत सारे हीरे भी जड़े हुए थे। उसने राजा से कहा कि मेरे पास 2 हीरे हैं, यदि आप उनमें से ये बता दें कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है, तो निश्चितता है मैं ये जो असली हीरा है मैं उनको देकर चला जाऊंगा। राजा को लगा शायद मैं हीरा पहचान लूंगा, लेकिन उसने एक ही शर्त रखी कि मेरा खेल ये राजा के साथ है, अन्य किसी के साथ नहीं। आप किसी व्यक्ति को बुलाकर हीरे की पहचान नहीं करवाएंगे। ऐसा ही हुआ, राजा हीरे की पहचान नहीं कर पाया और उसने उसको आधा राज्य दे दिया। जब एक बार उसे आधा राज्य मिला तो उसने दोबारा फिर एक दूसरे राज्य में जाकर वही काम किया। धीरे धीरे उसने 5-6 राज्यों में ऐसा ही काम किया। कोई भी राजा, जो राजा हीरों के पूरे हीरों के आसपास की दुनिया हीरों से जड़ी हुई थी, वही उसी पहचान नहीं कर पा रहा था। हुआ क्या, अब एक ऐसे राज्य में पहुंचा वह जहां पर राजा बहुत साधारण सा था और ऐसे खुले आसमान के नीचे अपना राज्यसभा चला रहा था। उसके पास भी पहुंच गया यही फिर उसने शर्त रखी हीरे पहचानने की। उसने मेरे पास तो कुछ ज्यादा है नहीं और मैं हीरा पहचानना जानता नहीं। तो उसे क्या लगा कि इस राज्य में तो वैसे ही कंगाली है, हीरा किसके पास होगा, कौन हीरा पहचान पाएगा। उसने कहा मैंने तो 5-6 राज्यों में आधा आधा जो राज्य जीता है वो मैं पूरा दांव पर लगाता हूं, और यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे राज्य का ये बता दे इसमें से असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन सा है, तो मैं पूरा राज्य देकर चला जाऊंगा। सब लोग चुप। तभी वहां पर एक
आया अंधा व्यक्ति। अंधे व्यक्ति ने कहा, क्या मैं प्रयास कर सकता हूं? राजा ने बोला कि आप कैसे प्रयास करेंगे? बोला नहीं, मैं कर सकता हूं यदि आप इजाजत दे तो, और ये जो व्यापारी है वो भी इजाजत दे तो मैं प्रयास कर सकता हूं। सब लोग एकदम चुप, स्तब्ध कि एक अंधा व्यक्ति क्या प्रयास करेगा और मजाक बनवा देगा। व्यापारी बोला ठीक है, इतना परेशान मत होइए, आपके पास गंवाने के लिए तो कुछ नहीं है, बाई चांस इसने कर लिया तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो क्योंकि उस समय उसकी सफा धूप में लगी हुई थी, तेज धूप थी, हीरा वहां पर रखे हुए थे टेबल के ऊपर। तो वहां जैसे ही वो व्यापारी गया, उसने दोनों हाथों से हीरे को टटोलना शुरू किया और उसने एक हीरे को उठाया और बोला यह नकली है। ये देखकर व्यापारी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, अरे ये अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है कि हीरा असली है या नकली है, और नकली हीरे की पहचान इसने कैसे कर ली? तो उसने कहा कि अब तुमको ये रहस्य मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं राज्य देने के लिए तैयार हूं, मैं तो हीरे की परख करना सीख गया हूं और मैं तो अपना आगे भी काम शुरू कर लूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मैं बहुत उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि हीरे की पहचान कैसे की तुमने। तो वो व्यक्ति बोला सामान्यतः तेज धूप थी, जो कांच का टुकड़ा था ना वो गर्म हो चुका था। हीरा इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, हीरा इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। कांच जो था, कांच का जो पत्थर था वो गर्म हो गया। यहीं से हमने पहचान की कि ये हीरा है और ये नकली पत्थर है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी वैसा ही होना चाहिए कि थोड़ी सी भी परिस्थितियां विचलित होती हैं, थोड़ी सी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तो हमें विचलित नहीं होना है। हीरा जो है वो विचलित नहीं हो रहा है, तेज धूप से गर्म नहीं हो रहा है, क्रोधित नहीं हो रहा है, कुछ भी एक मान लीजिए, और वहीं पर एक कांच का जो टुकड़ा था जो हल्का था, उसमें धैर्य नहीं था, वो गर्म हो गया। तो परिस्थितियों में विचलित ना होना ही इस बात का संकेत करता है कि धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। एक बात तो यहां से तय हो गई। दूसरी बात, चैप्टर 9 में पहली साखी जो है, कबीरदास जी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा हम रिलेट कर देते हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, इससे ये देखिए कहानी कैसे रिलेट होती है। कैसे रिलेट होती है कि जाति और व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, सबसे मूल बात होती है कि ज्ञान का महत्व होता है। ज्ञान का महत्व होता है। एक सेकंड में, तो ज्ञान का महत्व है, हमें उस व्यक्ति से ज्ञान, अब जैसे मान लीजिए पहले वो व्यापारी का बेटा जो था वो ज्ञान सीखने के लिए मजदूरों के पास गया जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो मूल रूप से क्या होता है, साधु माने सज्जन लोग, सज्जन पुरुष, उनसे जितना अधिक हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अब जैसे राजा थे, बहुत बड़े बड़े राजा थे, वो हमेशा हीरो में रहते थे, हीरे पहनते थे, डायमंड पहनना, उनके पूरे खजानों में हीरे भरे हुए थे, लेकिन फिर भी कोई महत्व नहीं है उस हीरे का, क्योंकि उन्हें पहचान नहीं। ऐसे ही तलवार और ज्ञान के उदाहरण दिया गया। तलवार चाहे चांदी की हो, सोने की हो, मखमल की हो या मामूली कपड़े की, वो तो सिर्फ तलवार रखने के काम आती है, सिर्फ तलवार रखने के काम आती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो केवल तलवार का है। शत्रु के सामने युद्ध में, मैदान में तलवार ही काम आती है। वैसे ही व्यक्ति की जाति, धर्म,
इन सब से उनकी परिस्थितियां, उनका स्थितियां, ये सब चीज मूल्य नहीं करता है। सिर्फ मूल्य करता है तो सिर्फ उनका ज्ञान मूल्य करता है। चलिए अब तो टाइम हो गया है, आपका नेक्स्ट क्लास भी होगा, ठीक है? तो हम कल मैम आज नेक्स्ट, आज मैम नहीं है दूसरी क्लास। दूसरी क्लास नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओनली वन क्लास है? यस मैम। तो यस मैम, कल भी एक ही क्लास थी। यस मैम, कल भी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कल तो संडे था। आई मीन मैम परसों सैटरडे। ओके, यदि आप मैम लेकिन मैसेज नहीं आया है ऐसा कुछ कि अभी तक सिर्फ मेल नहीं आया। यस मैम, आ भी सकता है। नहीं, आप देखिए, मुझे ये मत बताइए, टाइम टेबल की बात करिए। आज के टाइम टेबल में आपकी क्लास है या नहीं? है मैम। मैम है। किसकी क्लास है मुझे बताइए? सोशल साइंस। संगमित्रा मैम। सोशल साइंस। तो वो लेंगे नहीं क्या क्लास अपनी? पता मैम नहीं मैम। पता नहीं मैम। मेल नहीं आया। मेल देखो, चेक करो। मैम मेल नहीं आया। नहीं आया मैम, आ भी सकता है मैम, पहले मैंने लेके लिखा भेजा। नहीं, आप नहीं आया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ये चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। मैम पहले मैम मार्क्स बता दीजिए मैम प्लीज। यस मैम। चलिए, मैम फिर आप बाद में बता कोई दीजिएगा। प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रही हूँ, मेरे सामने ही है मार्क्स तुम लोगों के। ओके, अखिल आपके मार्क्स है आउट ऑफ 20 है, बार बार नहीं पूछना मैम, मतलब डिस्क्रिप्टिव में। हाँ, डिस्क्रिप्टिव के ही मार्क्स ओके 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 ओके। उसके तो आपके पास पहुंच ही गए होंगे। ऑब्जेक्टिव के मेरे पास नहीं आए भाई, जिसने भी गलत अपना ईमेल एड्रेस डाला होगा उसके पास नहीं पहुंचे होंगे। यस मैम। हाँ, तो चलिए मैं पहले डिस्क्रिप्टिव के बता देती हूँ, जिसके पास नहीं पहुंचे हैं वो गूगल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव के भी पूछ लेना। पहले मैं डिस्क्रिप्टिव के बता रही हूँ। ओके, चलिए। अखिल 16, अनिकेत ने शायद आज क्लास ही ज्वाइन नहीं किया है। हम नहीं किया उसके मार्क्स नहीं बताऊंगी। ओके, क्योंकि आयुष 17.5, अनमोल मैम आयुष तो कोई है ही नहीं क्लास में। अंकुश के 17.5, अनमोल 12, अरमान 13, आर्यन कलावत 11.5, ब्रजेश 10.75, चहित 15.5, गगन 9.5, गीतिका 10.25। ये गगन गीतिका तो क्लास में बहुत ही कम आते हैं। करण 3.5, करुणा 8.5, प्रतिका 12, साहिल 12.5, साहिल भी आज नहीं है क्लास में, मनु 16, मयंक भी नहीं है 10, निनांशा मुस्कान 16.5, निनांशा 14, नियति 18.5, पलक 13, पायल 5.25, प्रखर 15.5, प्रणव 13, प्रिंस 11.5, प्रियंका मालवीय 6, राज 9.5, ऋषिका 17, समृद्धि 19.5, संजय 16.5, सर्वज्ञ 18, सत्यम 12, शीतल 2, वेद 7.25, वेदांती 17.5। आप किसको पूछना है? जिसके मैम सर्वज्ञ मैम मैं सुन नहीं पाया, मेरे कितना है? सर्वज्ञ के मार्क्स हैं 18। नियति आपके गूगल उसमें ऑब्जेक्टिव में 18 मार्क्स थे। मैम निनांशा का ऑब्जेक्टिव 14। यस मैम। और किसी को भी? चलिए अभी बताइए क्या करें, आगे पढ़ाएं क्या? मुझे तो कोई आ सकता है कभी भी। मैम आगे पढ़ा दीजिए। क्या अंकुश क्या बोल रहे हैं? आ सकता है मैसेज शायद। अच्छा। मैम मैम आप पढ़ा दीजिए, हम देखते रहेंगे साइड बाय साइड। यस मैम। मैम ये गूगल फॉर्म और इनके मार्क्स मैम कंबाइन होके आएंगे मैम, कि दोनों के अलग अलग? नहीं, आप दोनों के दिखाएंगे तो अलग, लेकिन टोटल 40 मार्क्स हिंदी सब्जेक्ट रहेगा ना पूरा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम मैंने जब अपना गूगल फॉर्म खोला तो मैम बाहर 14 लिखा है, अंदर 15 मार्क्स लिखा है, तो मैम मैं किसको मानूं? नहीं, वो कुछ वो था, एक आंसर गलत, मतलब आंसर उसमें सही था लेकिन वो टिक मुझसे गलत हो गया, तो फिर उसको मैंने सुधारा
तो वो 15 हो गया, ओके ओके, है ना, 15 हो गया। एक आंसर उसमें मैंने गलत टिक कर दिया था, तो सही हो गया था। चलो चलिए, तो शुरू करें क्या? यस मैम। चलिए एक काम Yes. करिएगा, मैं वो नहीं खोलती हूँ, मैंने वैसे बुक खोल के रखी थी तो मैं ओपन नहीं करूंगी, स्क्रीन शेयर नहीं करती हूँ। स्क्रीन शेयर करके एक वीडियो फिर से, या तो तुमको वीडियो भेज दूंगी या कल वेडनेसडे को वीडियो स्टार्टिंग में दिखा दूंगी आप लोगों को। ओके, आज मैं आप खुद ही ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला जो आपका साखी है, कबीर की साखी, उस पहला कौन सा है? कोई एक बच्चा पढ़ के मुझे सुना दे, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैम मैं सुनाऊं चाहे? हाँ चाहिए, सुनाओ। यस मैम। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरबार का, पड़ा रहन दो म्यान। हाँ, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पर बात क्या कही जा रही है दोहे में, कि मनुष्य को जाति पात की भावना को त्याग कर, जो जाति पात की मन के अंदर भावना है, ऊंच नीच, जाति पाति, धन दौलत से अमीर गरीब, ये सारी भावनाओं को छोड़कर क्या करना चाहिए? उससे जो भी कोई ज्ञानी व्यक्ति है, जिसके पास ज्ञान है, उस व्यक्ति से ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए, ज्ञान की बातों को सीखना चाहिए। उससे कोई जाति और धर्म नहीं होना चाहिए, धन दौलत नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति का कोई भी पहचान जाति, धर्म, धन और धन से नहीं होना चाहिए। कबीरदास जी का कहना यही था कि एक ज्ञानवान व्यक्ति की पहचान जाति, धर्म और धन से नहीं होनी चाहिए। मैम सोशल साइंस का इनविटेशन आ गया। चलिए, ओके, साई राम, लीव करो। साई राम, साईराम मैम। साई राम, सायराम। सायराम मैम। साई राम, सारा मैम। साई राम।